इस वक्त हमारे साथ मनोज गेरोला जी भी जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन। मनोज सर, जो बात ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर बता रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने इस वक्त कोरोना की गाइडलाइंस के तहत पूरी काउंटिंग प्रोसेस को पूरा कराना। हाँ, देखो अनुराग, ये तो एक बड़ी चुनौती है ही है, लेकिन आज मेरे ख्याल से चुनौती उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आज जो लोग हैं वो बहुत लिमिटेड होंगे। काउंटिंग का जो प्रोसेस है, उसमें अगर उन्होंने बोला है कि भई आपकी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए या फिर आपकी वैक्सीन की रिपोर्ट होनी चाहिए, तो वो चीज़ों को पालन करने में दिक्कत नहीं होती। पालन उस समय होती है जिस समय इलेक्शन होता है, इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। और ये मेरे को बहुत हैरानी की बात है कि जिस समय इलेक्शन अनाउंस हुआ था, उस समय तमिलनाडु जैसे और बाकी जो स्टेट्स थे, उसमें कोविड गाइडलाइंस ऑलरेडी थी। उस समय वहाँ लॉकडाउन उन्होंने पहले ही, वहाँ पार्शियल लॉकडाउन का पालन पहले ही हो रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट 1 मार्च को तमिलनाडु में जो पार्शियल लॉकडाउन था, उसको उन्होंने एक्सटेंड किया था 31 मार्च तक। तो ये कोविड गाइडलाइंस वहाँ की जो प्रॉपर गाइडलाइंस थी कि ऑफिस में कैसे आना है, कितने लोगों को आना है, कितने लोगों को काम करना है, कितने लोगों को कोई एक साथ इकट्ठा होना है, मास्क पहनना है, 6 फीट का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है। वो सारा का सारा वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने जनरल उस पे लागू करा हुआ था अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन इलेक्शन के लिए वो चीज़ लागू नहीं होती थी। इलेक्शन रैलीज़ के लिए वो चीज़ लागू नहीं होती थी। और जो सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी जो इलेक्शन कमीशन की बनती है, इलेक्शन कमीशन उस समय एक मूक दर्शक की तरह बना रहा। जी। सारे के सारे टीवी चैनल दिखा रहे थे, सारे मीडिया दिखा रहा था कि किस तरीके से जो कोविड गाइडलाइंस हैं वो फ्लाउट की जा रही हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। उसके में आपको हैरानी होगी कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला, किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको फॉलो नहीं किया। ये आज हमारा क्या सबसे बड़ा मनोज सर, यही दुर्भाग्य वजह है। है कि अब साउथ के स्टेट्स में भी, जहां पर कंपैरेटिवली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर माना जाता है, वहां पर भी कोरोना का विस्फोट देखा जा रहा है। कर्नाटक में 40,000 के आसपास कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, केरल में 30,000 से ज्यादा कोरोना के सामने आ रहे हैं मामले, और तमिलनाडु की सही रिपोर्टिंग और सही आंकड़े कब आएंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। अनुराग, ये केरला में तो बल्कि ये कल परसों की रिपोर्ट थी, केरला इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस पर डे जी। आज की डेट में हिंदुस्तान में नंबर 2 है। और ये सीधा का सीधा जो सर्ज हुआ, ये सही सीधा, ये सारा का सारा जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म होने के 10-15 दिन के अंदर ही ये सारे के सारे डेटा हमारे सामने सामने अभी आए हैं। और यही डेटा अभी अभी जो बंगाल है, बंगाल से आएंगे और बाकी स्टेट्स है, वहां भी वही हाल है। तो ये देखिए कि जिस समय पूरे देश के बहुत ज्यादा बुरे हाल चल रहे थे, मार्च के 20 तक जी। ये जो सेकंड वेव थी, सेकंड वेव ने अपना जो रूप है वो दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देता था कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं वो फ्लाउट हो रही हैं। यहाँ तक कि मैं एक और जी। आपको बात बताता हूँ कि 27 मार्च को होम सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी उन्होंने सारे के सारे स्टेट्स को लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि अभी जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जो फेस्टिवल्स आएंगे, उस फेस्टिवल को देखते हुए आप ये इंश्योर करें कि कोविड की गाइडलाइंस का फॉलो हो। लेकिन उन्होंने वो चीज तो भी मेंशन नहीं करी कि भैया इलेक्शन रैली हो रही है, उनको भी तो भाई वहां भी तो कम से कम कोविड की गाइडलाइंस जी। का को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। तो तो ये अपने आप में एक बड़ा अंतर है, और ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है इस वक्त तमाम राज्यों के लिए, उन तमाम देश के लिए, कि कोरोना के आंकड़े किस तरीके से बढ़ सकते हैं, और सवाल चुनाव आयोग की भूमिका पर बड़ी